एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम ऑल टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 का पार्ट 2। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो फ्रेंड्स, फिर सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 3, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। लेकिन बिल्कुल भी बोरिंग तरीके से नहीं समझना। चलो पिंकी एंड चिंकी दो फ्रेंड्स के कन्वर्सेशन से समझते हैं कि इस एक्ट का सेक्शन नंबर 3 हमें क्या कहता है। हे चिंकी, कैसी है? तेरे को पता है मैं ना अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, पर यार ये कंपनी बनाने में कितनी झंझट है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये झंझट की बातें नहीं है, ये तो जरूरी बातें हैं। चलो सुनो, मैं ना तुम सबको भी कंपनीज एक्ट 2013 के ना सेक्शन नंबर 3 के बारे में बताती हूँ, जो हमें ये बताता है कि कंपनी शुरू करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है, कितने लोग मिलकर कंपनी बना सकते हैं। हाँ, तो कंपनी बनाने के लिए मतलब ऐसा भी कुछ है कि कंपनी बनाने के लिए पहले कितने लोग आपके पास होने चाहिए और कितने नहीं। हाँ बिल्कुल, देखो जैसे पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी को शुरू करने के लिए कम से कम आपके पास 7 मेंबर्स होने चाहिए। मतलब मिनिमम अगर एटलीस्ट 7 मेंबर है तभी आप पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। अब पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने शेयर्स पब्लिक में भी बेचती है, मतलब पब्लिक को भी शेयर्स का ऑफर करती है। वही अगर मैं तुम लोगों के साथ बात करूं प्राइवेट कंपनी की, तो इसको मिलकर 2 लोग शुरू कर सकते हैं। एटलीस्ट मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। ये वो कंपनी होती है कि अगर आपके पास कम कैपिटल भी है तो भी आप शुरू कर सकते हैं। याद रखना, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने शेयर्स पब्लिक को नहीं बेचती है। और 1 पर्सन कंपनी, अरे 1 पर्सन कंपनी तो नाम से समझ गए होंगे, एक ही मेंबर की जरूरत है और एक ही मेंबर इसमें होता है। अरे फिर तो यार 1 पर्सन कंपनी बढ़िया है, बस अकेली मैं, वाह। लेकिन 1 पर्सन कंपनी में एक कंडीशन भी है, वो भी सुन लो। वो ये कंडीशन है कि आपको अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक दूसरे पर्सन का भी नेम मेंशन करना होगा। दूसरा पर्सन क्यों? कंपनी तो 1 पर्सन कंपनी है, तो दूसरे पर्सन की क्या जरूरत है? हाँ लेकिन इन केस देखो, मान लो आपने एक 1 पर्सन कंपनी स्टार्ट करनी है, लेकिन इन केस जो पर्सन कंपनी स्टार्ट करेगा उसकी अगर डेथ हो गई या किसी भी रीजन की वजह से अगर वो कंपनी को चलाने लायक नहीं रहा, तब इसलिए आपको क्या है एक दूसरे पर्सन का नाम भी मेंशन करना रहता है कि इन केस मान लो अगर मेरी डेथ होती है या फिर हम कंपनी चलाने के लायक नहीं रहते हैं, तो उस सिनेरियो में फिर वो जो दूसरे पर्सन का आपने नेम दिया है ना, वो उस कंपनी का मेंबर बन जाएगा। लेकिन हाँ, एक जरूरी बात इसके लिए क्या है कि आपको जिस अब दूसरे बंदे को सिलेक्ट कर रहे हो ना कि ये दूसरा बंदा होगा जो मेरी जगह फिर कंपनी का मेंबर बनेगा बाद में, अगर मैं कभी डेथ हो जाती है या कंपनी चलाने के लायक नहीं रहता हूँ तो उस दूसरे पर्सन का ऐसे नहीं है कि किसी का भी नाम उठाया और लिख दिया, नहीं। पहले आपको रिटर्न में उसकी कंसेंट लेनी होगी, ठीक है। और फिर क्या है, उस पर्सन का नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करोगे, साथ ही साथ क्या है रजिस्ट्रार के पास भी वो नाम फाइल करवाओगे। ओह अच्छा, लेकिन अगर मान लो मैंने टिंकू का नाम रखा, दूसरा पर्सन, उसने पहले मेरे को कंसेंट भी दे दी, लेकिन अब बाद में अगर मान लो यार टिंकू मेरे को ये बोले कि मैं अपनी कंसेंट वापस लेना चाहता हूँ, तो क्या वो ले सकता है? क्यों नहीं। इसके लिए क्या है, उसको जो एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर है उसको फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड तरीके के साथ। क्या है, अब अगर टिंकू अपनी कंसेंट वापस लेना चाहता है, मतलब वो दूसरा पर्सन जो है, तो वो ले सकता है अपनी कंसेंट वापस। ओके, समझ गई। लेकिन यार मेरे को एक ये बात भी बताई जाए, मान लो पहले मैंने टिंकू का नाम सेलेक्ट करा था कि वो दूसरा मेंबर टिंकू होगा, सब हो गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसका नाम भी लिख दिया, लेकिन अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि टिंकू नहीं मिंकू वो दूसरा पर्सन हो, तो क्या मैं नाम चेंज कर सकती हूँ? ये बताया जाए मेरे को। अरे हाँ, बिल्कुल चेंज कर सकते हो दूसरे पर्सन का नाम, लेकिन याद रखना अगर आप उस दूसरे पर्सन का मतलब टिंकू से अब मिंकू को सिलेक्ट करते हो, नाम चेंज करना चाहते हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को भी बताना पड़ेगा और रजिस्ट्रार को भी इस बारे में बताना पड़ेगा। बिल्कुल प्रिस्क्राइब मैनर फॉलो करते हुए ही ये दूसरा नाम चेंज होगा। ओके, ये तो ठीक है यार, लेकिन अब इसके लिए क्या मेरे को पूरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अपना बदलना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए मेमोरेंडम क्यों चेंज करना है, बस आप जब नाम चेंज कर दोगे आपकी कंपनी के और रजिस्ट्रार के जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेट होंगे, पूरा मुझे क्यों बदलना है इसके लिए?
चल मैं तो समझ गई सेक्शन 3, आप लोग समझ गए क्या? अरे रुको रुको रुको, अभी सेक्शन 3 कंप्लीट नहीं हुआ, इसका पॉइंट 2 भी तो समझना है। अब ये कौन सा एक और नया पॉइंट आ गया, चल समझा दे। हाँ, तो सेक्शन 3 के पॉइंट 2 में कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में बताया गया है। यार अब ये क्या है? ये जानना चाहते हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें, क्योंकि वहां पर इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। ठीक है, हम प्रीवियस वीडियो देख लेंगे, क्यों दोस्तों? और उसका लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बात करते हैं सेक्शन नंबर 3A के बारे में, दैट इज मेंबर सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस। लेकिन ऐसे नहीं, बोरिंग तरीके से नहीं। चलो पिंकी एंड चिंकी के साथ फिर से एक मुलाकात करते हैं। अरे बहन क्या हुआ, क्या सोच रही है? हमको ये बताया था ना पिंकी ने कि मिनिमम मेंबर्स पब्लिक कंपनी में 7 होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में 2। मैं तो अब ये सोच रही हूँ कि यार सोचो, अगर ये मिनिमम मेंबर्स कम हो जाए तो क्या होगा? 7 की जगह अगर मान लो पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 5 रह गए तो सोचो सोचो तो क्या होगा? के बारे में तो कंपनी एक्ट के सेक्शन 3 में बता के रखा है। अच्छा, फिर हमको भी बता, जानना चाहते हो तो चलो जाने हम सभी। तो अब कंपनी एक्ट का सेक्शन 3A हमें क्या बताता है उसको मैं ना तुम लोगों को ना एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, सुनो। ये देखो फ्रेंड्स, मान लो ये क्या है, एक XYZ कंपनी है। ये क्या है? एक XYZ कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी है। अब हमको पता है कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, बोलो? यस, मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। बट पता क्या होता है, इस कंपनी में 2 मेंबर्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। हो सकता है डेथ हुई, हो सकता है रिजाइन कर दिया, मतलब कोई भी रीज़न था। कंपनी में अब पूरे 7 मेंबर्स नहीं हैं, वो कितने रह गए? वो घटकर 5 मेंबर्स रह गए। और अब जितने भी ये कंपनी के बाकी के मेंबर्स हैं ना यार, इन सबको इस बारे में पता है कि कंपनी में जो मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है वो कंपनी में फ़िलहाल पूरी नहीं हो रही है। हमारे पास 2 मेंबर्स कम हैं, लेकिन फिर भी ये जो बाकी के मेंबर्स हैं मोर देन 6 मंथ्स, 6 महीने से ज़्यादा 5 मेंबर्स के साथ ही कंपनी को कंटिन्यू करे रखे हैं, ऐसे काम चल रहा है। तो सेक्शन 3A ये बोलता है कि ऐसे सिनेरियो में अब पता क्या होगा, ये जो मेंबर्स हैं इनकी लायबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड। मतलब अब ये है कि कंपनी के अब जो भी डेब्ट्स हैं, जो भी कर्जे हैं, वो सब कौन चुकाएगा? यही जो बाकी मेंबर्स हैं चुकाएंगे। अब इसके लिए चाहे इन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी दांव पे लगानी पड़े, मतलब ये है कि इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जाएगी अब कर्जों को चुकाने के लिए। अब इनकी घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ खतरे में आ गया है। तो इट मीन, समझे यार आप लोग, कि अगर कंपनी के मेंबर्स अगर कंपनी को छोड़ देते हैं और मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट अगर कम हो जाती है, वो पूरी नहीं होती है, तो कंपनी को जल्द से जल्द न्यू मेंबर लाना चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर, वरना गाड़ी बंगला सब आएगा खतरे में। बिल्कुल, आई होप आप लोग सेक्शन 3A समझ गए। टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 4, दैट इज मेमोरेंडम। फ्रेंड, सेक्शन 3 और 3A हमने हंसी मजाक में समझ लिया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब इसको सीरियसली समझना है। ओके, तो मेमोरेंडम में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके पॉइंट 1 के बारे में। पॉइंट 1 एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या कहना चाहता है। कहते हैं ये ना एक फ्रेंड्स का ग्रुप है। किसका ग्रुप है? फ्रेंड्स का ग्रुप है। इन्होंने ना मिलके डिसाइड करा, कहते क्यों ना अपने एक बिजनेस स्टार्ट किया जाए। तो इन्होंने ये सोचा कि हम एक फिटनेस सेंटर स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? एक फिटनेस सेंटर स्टार्ट करेंगे। अब इसके लिए क्या है, इनको अपना एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी तैयार करना है ना। तो उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन होंगी? अलग अलग तरह के क्लॉज बनाए जाएंगे, जैसे नेम क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ठीक है, अलग अलग क्लॉसेस बनेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेम क्लॉज के बारे में। तो इन्होंने नाम रखा फिटनेस फ्रीक प्राइवेट लिमिटेड। अब जो ये नाम है इसको इन्होंने क्या है, MOA के जो नेम क्लॉज है उसमें मेंशन करना है। आपने एक बात नोटिस करी, साथ में इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करा है। वाई? बिकॉज ये एक प्राइवेट कंपनी है। ऐसे अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो उसके पीछे भी आपको लिमिटेड वर्ड यूज करना रहेगा, ठीक है। तो ये था नेम क्लॉज।
नेक्स्ट आता है रजिस्टर्ड क्लॉज। रजिस्टर्ड क्लॉज में क्या है कि आपकी जो कंपनी है ना, जहाँ पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, मान लो इनकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस महाराष्ट्र में है, तो वो महाराष्ट्र उस स्टेट का नाम, जिस स्टेट में आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है ना, वो नाम उस स्टेट का नाम क्या है, आपको अपने MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रजिस्टर्ड क्लॉज में मेंशन करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्लॉज। अब ऑब्जेक्टिव क्लॉज में क्या होगा, ये सभी क्या करेंगे, इनकी कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है ना वो मेंशन करेंगे। लाइक इन्होंने ये मेंशन करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोगों को फिट रखेंगे, हम क्या है इसके लिए जिम का अरेंजमेंट करेंगे, लोगों को एक्सरसाइजेस करवाएंगे, डाइट प्लान्स देंगे। तो जो जो इनका एक ऑब्जेक्टिव है वो सब चीज़ें क्या है, ये अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव क्लॉज में मेंशन करेंगे। फिर आ जाता है लाइबिलिटी क्लॉज। अब इसमें क्या है, लाइबिलिटी क्लॉज में क्या है, ये बताएंगे, ये मेंशन करेंगे कि हमारी मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी। ठीक है, हम कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर रहे हैं या कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कैपिटल क्लॉज। अब कैपिटल क्लॉज में इनको ये मेंशन करना रहेगा कि हमारी कंपनी के शेयर कैपिटल की अमाउंट क्या है, उस शेयर्स की आप डिवीजन कैसे कर रहे हो, आपके ईच शेयर्स की वैल्यू क्या है, ये सब कुछ भी आपको मेंशन करना पड़ेगा MOA के लाइबिलिटी क्लॉज में। कैपिटल क्लॉज में फॉर एग्जाम्पल इनके जो कंपनी है ना उसके शेयर्स की वैल्यू है 10 लाख, ये भी मेंशन करना है। 10 लाख को आपने डिवाइड करा है 1000 शेयर्स में, तो मतलब आपके हर एक शेयर की वैल्यू कितनी हुई, ₹1000। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या है अपने कैपिटल क्लॉज में मेंशन करनी है। इसके बाद आपको एक और चीज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करनी है। अगर आपकी 1 पर्सन कंपनी है, ये तो वैसे आप समझ गए हो कि अगर 1 पर्सन कंपनी है तो आपको एक और दूसरे मेंबर का नाम क्या है मेंशन करना पड़ेगा कि इन केस अगर मान लो उस कंपनी के ओनर की डेथ हो जाती है या वो किसी भी रीजन की वजह से अब कंपनी चलाने लायक नहीं रहता है, तो उसके बाद उसकी कंपनी का मेंबर कौन बनेगा, उस मेंबर का नाम भी क्या है आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जब आप प्रिपेयर करते हो तो उसमें मेंशन करना पड़ेगा। पॉइंट 1 समझ गए। अब बात करते हैं पॉइंट 2 की। पॉइंट 2 समझने से पहले जरा पिंकू से तो मिलो। ये ना अपनी एक न्यू कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहता है, तो इसने अपनी कंपनी का नाम पता क्या रखा, इसकी कंपनी का नाम है सनशाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन बाद में पता चलता है कि इस नाम की तो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, या तो बिल्कुल हूबहू या फिर थोड़ी बहुत मिलती जुलती। मान लो इसका नाम है सनशाइन और ऑलरेडी कंपनी है जिसका नाम है सनराइज, तो कहते ये बहुत कंफ्यूजन से क्रिएट हो रही है, तो क्या इसका नाम रजिस्टर्ड होगा, नहीं। दूसरा, मान लो कहते इसने जो ये नाम रखा है इससे किसी तरह का लीगल ऑफेंस अगर क्रिएट हो जाए, मतलब ये कि किसी का ऑलरेडी कॉपीराइट या ट्रेडमार्क वायलेशन हो जाए तो भी नेम रजिस्टर्ड होगा, नहीं। या फिर इसने कोई ऐसा नाम सिलेक्ट कर लिया है जो गवर्नमेंट के या फिर किसी लॉ के अगेंस्ट है। कोई ऐसा नाम जो कंट्री के इंटरेस्ट को या पब्लिक के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्या ऐसा नेम भी रजिस्टर्ड होगा, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये पॉइंट से आप क्या समझे कि नाम तो रखो कंपनी का पर एकदम यूनिक, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम को क्लैश ना करे, और तो और ऐसा नाम जिससे आप लीगल या गवर्नमेंट के किसी इशू में मत फंसो, समझे। सो फ्रेंड्स, अब पॉइंट 3 समझने के लिए ना फिर से पिंकू की बात करते हैं। अब क्या हो गया, सुनो। अब पिंकू ने एक और कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, उसका नाम पता क्या रख दिया इसने, इंडिया गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान दिया आपने, इसमें वर्ड क्या यूज हुआ है, इंडिया गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट। अब इंडिया गवर्नमेंट से लग रहा है ना यार ऐसा कि कहीं ना कहीं ये भारतीय सरकार के रिलेटेड कंपनी है, उसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ाव है, लग रहा है ना ऐसा, बट ऐसा नहीं है। तो कहते अगर आप कोई ऐसा वर्ड यूज कर रहे हो अपने कंपनी के नेम में जहां आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी कंपनी जो है वो इंडिया के किसी गवर्नमेंट के साथ उससे कुछ ना कुछ कनेक्शन है, अब ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो ये गलत है।
कहते हैं अगर आप इंडिया गवर्नमेंट, राज्य सरकार, लोकसभा ऐसा कोई भी वर्ड यूज़ करना चाहते हो अगर अपनी कंपनी के नाम में, तो इसके लिए पहले आपको क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। समझा पिंकू, गलत कर रहा है तू। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पॉइंट 4 के बारे में, जो ये कहता है कि एक रजिस्ट्रार, ये है हमारा रजिस्ट्रार, कहते हैं रजिस्ट्रार के पास ना नाम रिजर्व करवाने के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, लेकिन 2 पर्पसेस के लिए वो नाम रिजर्व की एप्लीकेशन जाती है। एक तो प्रपोज्ड कंपनी के लिए और दूसरा नेम चेंज एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहले हम सिनेरियो देखते हैं प्रपोज्ड कंपनी का। ओके, तो उसके लिए हम मिलते हैं पिंकू एंड चिंकू से। कहते हैं पिंकू एंड चिंकू ना IT सर्विसेज का काम शुरू करने का डिसाइड करते हैं, और ये दोनों ना नाम डिसाइड करते हैं अपनी कंपनी का, टेकजीनियस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम ये लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, ये दोनों रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। ठीक है, क्यों, नेम को रिजर्व करने के लिए, अपनी प्रपोज्ड कंपनी के नेम को रिजर्व करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं रजिस्ट्रार को। अब अगर कहते हैं इस रजिस्ट्रार ने इनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके इनकी कंपनी के इस नाम को अगर क्या है रिजर्व कर दिया, तो इससे क्या है, अब पिंकू एंड चिंकू को इस बात की कंफर्मेशन मिल गई कि इसका मतलब इनका डिसाइड किया गया नाम क्या है, अवेलेबल है, और ऑलरेडी किसी और एग्जिस्टिंग कंपनी ने रिजर्व करके नहीं रखा है। ये सिनेरियो था प्रपोज्ड कंपनी का। अब हम देखते हैं सिनेरियो नेम चेंज एप्लीकेशन का। आप सोचो, ये जो पिंकू एंड चिंकी है ना, इनका ना एक ऑलरेडी जो कंपनी थी ना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी, अब यहाँ पे कोई न्यू कंपनी नहीं बना रहे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है इनकी एक, जिसका नाम था इनोवेटिव टेक प्राइवेट लिमिटेड। बट यार अब ये दोनों पता क्या सोच रहे हैं, कहते इसका नाम चेंज किया जाए। पता क्या नाम सोचा इन्होंने, सुनो, अब ये चाहते हैं इस कंपनी का नाम रखा जाए नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। नाम पसंद आया? मुझे भी आया। अच्छा, तो अब ये नाम रखना चाहते हैं, तो अब अपने कंपनी के नाम चेंज के लिए ये लोग किसको एप्लीकेशन देंगे? यस, ये लोग रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देंगे। अगर रजिस्ट्रार ने क्या है इनकी एप्लीकेशन को कर लिया एक्सेप्ट, तो इनको क्या मिल गई, कंफर्मेशन कि जो न्यू नेम इन्होंने डिसाइड करा है वो क्या है, अवेलेबल है, और ऑलरेडी किसी और कंपनी ने रिजर्व करके नहीं रखा है। तो इस तरह से रजिस्ट्रार के पास दो पर्पसेस के लिए क्या है, नेम को रिजर्व करने के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, और ये जो एप्लीकेशन है ये एक प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड मैनर में दी जाती है, एंड साथ में जो प्रिस्क्राइब्ड फीस होती है वो भी पे करनी पड़ती है। करते हैं पॉइंट 5 के बारे में। पॉइंट 5 ये है, कहते हैं कि देखो इतना तो हमने पॉइंट 4 में समझ लिया ना कि अगर एक पिंकू और चिंकू है वो कोई न्यू कंपनी का नेम डिसाइड करते हैं, मान लो टेक ट्रेंड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड डिसाइड करा है, तो क्या है वो पहले रजिस्ट्रार को क्या है एप्लीकेशन देंगे अपने नेम को रिजर्व करने के लिए, राइट। तो न्यू कंपनी के केस में क्या है, जिस दिन अप्रूवल हुई उस दिन से लेकर 20 दिन तक के लिए क्या है इनका ये नेम रिजर्व हो गया। ऐसे ही दूसरा केस क्या था, इनकी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कंपनी थी जिसका ये नेम चेंज करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, राइट। तो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके जब उसने अप्रूव कर दिया रजिस्ट्रार ने, तो जिस दिन अप्रूव करा उस दिन से लेकर के 36 डेज तक क्या है इनका नेम रिजर्व हो गया। ये तो बात आपको समझ में आ ही गई है ना। अभी मेन ये पॉइंट क्या बोल रहा है वो सुनो। कहते हैं आफ्टर अप्रूवल, मतलब इसके बाद अगर अब रजिस्ट्रार को ये पता चलता है कि इनके द्वारा दी गई जो इंफॉर्मेशन थी वो फेक थी, वो फ्रॉड था, उसमें उन्होंने कंपनी की जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए थी वो प्रोवाइड करी ही नहीं थी, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए थे वो दिए ही नहीं थे, तो ऐसे केस में अब रजिस्ट्रार क्या है इनके उस रिजर्वेशन को क्या है कैंसिल कर सकता है। लेकिन उसमें भी 2 सिचुएशंस आती हैं। पहली सिचुएशन, अगर सपोज करो इन्होंने जब रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन दी और क्या है रजिस्ट्रार ने वो रिजर्व कर भी दिया नाम, और रिजर्व करने के बाद अभी तक लेकिन वो जो कंपनी है ना वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, अभी तक लेकिन इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, तो यहाँ पर क्या है अब पिंकू एंड चिंकू को 1 लाख तक का फाइन लग सकता है। ये तो थी वो सिचुएशन जहाँ पर अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी। दूसरी सिचुएशन,
अगर मान लो कहते जब इन्होंने एप्लीकेशन दी थी रिजर्वेशन की, उसने अप्रूव भी कर दिया रजिस्ट्रार ने और कंपनी भी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, कंपनी तो अब बन चुकी है, इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, तो कहते इस सिनेरियो में क्या है, अब जो रजिस्ट्रार है ना वो पिंकू चिंकू को क्या है, हियरिंग का मौका देगा, उनको अपॉर्चुनिटी टू हियरिंग देगा। सुनने के बाद अब जो रजिस्ट्रार है ना वो डिसीजन लेगा। क्या डिसीजन ले सकता है वो, या तो वो क्या करेगा 3 मंथ, वो इनको 3 मंथ दे देगा कि 3 महीने के अंदर अंदर ना अपनी कंपनी का नाम चेंज करो। दूसरा, या तो वो क्या है कंपनी के नेम को स्ट्राइक ऑफ करने के लिए कार्यवाही कर सकता है। तीसरा, या तो रजिस्ट्रार क्या है इनकी कंपनी की वाइंड अप, मतलब इनको वाइंड अप करने के लिए ही क्या है पिटीशन दे सकता है। तो समझ गए पॉइंट 5 आप लोग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट 6। तो पॉइंट छठा ये बोलता है फ्रेंड्स, कहते हैं देखो आप अपनी कंपनी का मेमोरेंडम तैयार करते हो ना, है ना, तो उसमें क्या है जो स्केड्यूल 1 के टेबल्स दिए गए हैं ना उस हिसाब से क्या है आप अपना मेमोरेंडम तैयार करेंगे। वाई, एग्जाम्पल के साथ समझे, एग्जाम्पल में सिर्फ एज्यूम करके चलना है, सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। मान लो ये कौन है, पिंकू एंड चिंकू है, इन्होंने क्या एक IT कंपनी शुरू करने का सोचा, है ना, और इनकी जो कंपनी का स्ट्रक्चर है ना फ्रेंड्स वो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो इसका मतलब कहते हैं अब ये जब अपना मेमोरेंडम तैयार करेंगे, क्योंकि इनकी कंपनी का स्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो इसीलिए ये लोग स्केड्यूल 1 का टेबल A का इस्तेमाल करेंगे। अगर कहते हैं मान लो इनकी जो कंपनी है पिंकू एंड चिंकू की, उसका स्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होता, तब कहते ये स्केड्यूल 1 का टेबल B का इस्तेमाल करते, इन पर टेबल B एप्लीकेबल होता। तो ये सिर्फ एज्यूम करना है, एग्जाम्पल थी समझाने के लिए, समझे। लेकिन ऐसा क्यों, हम स्केड्यूल 1 के अलग अलग टेबल्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपकी कंपनी का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्लैरिटी हो, ठीक है, प्रॉपर कंसिस्टेंसी हो, दैट्स वाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट 7 पॉइंट को समझेंगे हम एग्जाम्पल के साथ ही। ये ना फ्रेंड्स कुछ मेंबर्स हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, जो कि हार्मनी फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर्स हैं ये लोग। तो ये लोग पता है क्या चाहते हैं, इनका ना ये दोस्त है फ्रेंड्स टोमो, ये जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं ना इनका ये फ्रेंड है टोमो, लेकिन ये नॉन मेंबर है। नॉन मेंबर बोले तो ये जो इस फाउंडेशन है ये बंदा इसका मेंबर नहीं है, तो ये क्या हुआ, नॉन मेंबर हुआ। अब ये जो सारे हैं ना बंदे जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, ये चाहते हैं अपने दोस्त टोमो की फाइनेंशियल सपोर्ट करना। अरे तो यार इसमें क्या गलत है, तो पूरी बात सुन लो। चक्कर ये है ये सभी ना अपने इस ऑर्गेनाइजेशन, अपनी इस कंपनी के जो प्रॉफिट्स है ना उस प्रॉफिट्स में से ही इस टोमो को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं। और जो टोमो है वो तो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है ही नहीं, और ये चाहते हैं कि इट्स ओके अगर ये मेंबर नहीं है फिर भी इसको प्रॉफिट का हिस्सा एक तरह से दिया जाए। तो इसके रिगार्डिंग ना ये सभी मेंबर्स क्या करते हैं, इनके कंपनी के जो MOA जो AOA हम लोग जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स प्रिपेयर करते हैं इसके रिलेटेड वो क्या करते हैं एक प्रोविज़न भी मेंशन कर देते हैं। अब पता क्या होता है, जब इस प्रोविज़न को लीगली रिव्यू किया जाता है तब पता चलता है कि ये प्रोविज़न को माना गया है वाइड। वाई, बिकॉज सेक्शन 4 जो मेमोरेंडम है इसका जो पॉइंट 7 है जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो पॉइंट ये कहता है कि ये टोमो नॉन मेंबर है, इसीलिए ये जो लोग हैं कंपनी के प्रॉफिट्स से इसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते। कहते अगर इसको कंपनी के प्रॉफिट में से पैसा लेना है तो फिर इसको मेंबर बनना होगा, कि बिना आप मेंबर कंपनी के बने कंपनी के प्रॉफिट्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो यही बोल रहा था ये पॉइंट। So now let's talk about section number 5 that is articles। इस सेक्शन में ना हमको ये बताया गया है कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना उनमें कौन कौन सी प्रोविजंस हैं जो शामिल होनी चाहिए। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट 1 की, that is regulations for management। ये पॉइंट ये कहते हैं कि जब कंपनी शुरू होती है ना तो कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे वो किस में मेंशन होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ये क्या है, जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं, जो फाउंडर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कंपनी कैसे चलेगी,
किस तरीके से चलेगी, किसको कौन सी अथॉरिटी मिलेगी, ये सब कुछ क्या किस में मेंशन होता है, ये सब कुछ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। ये क्या है, कंपनी की एक इंटरनल रूल बुक है, राइट। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इस पॉइंट को। जैसे मान लो कहते हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी के ऑनर्स हैं। मान लो इन्होंने एक डिसीजन लिया कि हर साल क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुआ करेगी, एनुअल मीटिंग हुआ करेगी, और उनके डिसीजंस को अप्रूव कौन किया करेगा, CEO। तो ये चीज़ कहाँ मेंशन होगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अगर ऑनर्स कहते हैं कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो कहाँ मेंशन किया जाएगा, जो कोई अगर वो कोई रूल बना रहे हैं, कोई रेगुलेशन बना रहे हैं, तो वो कहाँ मेंशन होगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस सेक्शन के पॉइंट नंबर B के बारे में, दैट इज एडिशनल मैटर्स। एग्जाम्पल के साथ समझना। फ्रेंड्स, सपोज करो ये क्या है, कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अभी न्यू इसने शुरुआत करी है, मतलब इनकॉर्पोरेट हुई है अभी, तो हमको पता है अब क्या है, ये अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करेगी। बोलो यस मैम, ठीक है। तो कहते हैं जो लॉ है ना, लॉ भी क्या है, प्रोविजंस प्रिस्क्राइब करता है, कुछ प्रोविजंस प्रिस्क्राइब करता है, जिसको क्या है फिर अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो कंपनी मेंशन करती है। मान लो लॉ ने ये कुछ 5 प्रोविजंस हैं, जैसे एज्यूम कुछ ये प्रोविजंस हैं जो प्रिस्क्राइब करी है। अब ये कंपनी क्या करेगी, जब अपना आर्टिकल प्रिपेयर करेगी, इन प्रोविजंस को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर देगी, उसमें शामिल कर देगी। बोलो इतना समझ में आया। लेकिन अब मान के चलो ये जो कंपनी है, इसको ये लगता है कि इनके इंटरनल गवर्नेंस के लिए इस प्रोविजंस के अलावा, मतलब जो लॉ ने प्रोविजंस बनाई हैं, इसके अलावा भी इनको और प्रोविजंस की ज़रूरत है। तो हाँ, यहाँ पर अब कंपनी के पास ये राइट है कि वो और प्रोविजंस भी, और एडिशनल प्रोविजंस भी क्या है, खुद से भी प्रोविजंस बना सकती है, जो कि लॉ ने प्रिस्क्राइब नहीं करे थे। लेकिन वो खुद से अगर उसको लगता है कि उसके इंटरनल मतलब गवर्नेंस के लिए, इंटरनली उसको अपनी कंपनी के लिए, मैनेजमेंट के लिए उसको वो प्रोविजंस की ज़रूरत है, तो वो बना सकती हैं, और उन प्रोविजंस को बनाकर क्या है, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर सकती है। सिंपली इन शॉर्ट ये पॉइंट यही कहता था कि लॉ तो आपको प्रोविजंस बताता ही है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर कोई प्रोविजन लॉ ने नहीं बताई, लेकिन आपको लगता है कि आपकी कंपनी के लिए जरूरी है वो, तो आप उसको खुद से ऐड कर सकते। नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट C, दैट इज एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस। ये पॉइंट ये कहते कुछ ना स्पेसिफिक प्रोविजंस ऐसे होते हैं कि उनको चेंज करने के लिए ना आपको एक रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस, एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। नॉर्मली पता कहते क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, मान लो आप अपने आर्टिकल्स में कोई प्रोविजन है जो चेंज करना चाहते हो, तो इसके लिए क्या है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। उसमें क्या है, मेजॉरिटी अगर वोट होती है तो वो चीज़ पास हो गई, और क्या है, प्रोविजन चेंज हो गई। नॉर्मली ऐसा होता है। सपोज करो एक कंपनी है जो अपने इस एक प्रोविजन को चेंज करना चाहती है, तो क्या होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या है, मेजॉरिटी ऑफ वोट के थ्रू वो चीज़ पास हो जाएगी, तो प्रोविजन चेंज हो जाएगी। क्लियर। लेकिन अगर कहते हैं आपके आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस शामिल है, तब क्या होगा, अगर मान लो आप इस प्रोविजन को चेंज करना चाहते हो, तब ये सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन से बात नहीं बनेगी, तब आपको एक स्ट्रिक्ट जो कंडीशंस हैं, जो स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है, वो फॉलो करना पड़ेगा। और ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस क्यों लगाई जाती हैं, ताकि जो मैनेजमेंट है, जो गवर्नेंस है इंटरनल, उसको क्या है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। दैट्स वाई। समझ गए ना आप। अब बात करते हैं पॉइंट D के बारे में, दैट इज कंडीशंस फॉर एंट्रेंचमेंट। ये पॉइंट कहता है कि सिर्फ 2 सिचुएशंस में ही क्या है, एंट्रेंचमेंट जो प्रोविजंस हैं वो शामिल होती है, वो मेंशन करी जाती है। सबसे पहले कंपनी की फॉर्मेशन के दौरान, मान लो ये XYZ कंपनी है, इसकी फॉर्मेशन के दौरान कहते हैं ये कंपनी क्या है, जब अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार करती है ना, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार करते वक्त ही क्या है, कुछ स्पेसिफिक रूल्स के लिए क्या है, एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस, मतलब स्ट्रिक्ट कंडीशंस जो है वो मेंशन कर दी जाएगी। मान लो कंपनी ने अपने आर्टिकल्स प्रिपेयर करते वक्त ही एक ये रूल है, इस पर क्या है, इन्होंने स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगा दी कि अगर ये रूल चेंज करना पड़ेगा तो स्ट्रिक्ट कंडीशंस को मानना पड़ेगा। तो ये क्या है, यहाँ पे आपने एंट्रेंचमेंट प्रोविजन आर्टिकल्स को प्रिपेयर करते वक्त ही लगा दिया, राइट। दूसरा, आर्टिकल्स अमेंडमेंट। अब कहते हैं मान लो आपकी कंपनी के आर्टिकल्स में
क्या है, एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस मेंशन है, शामिल है ना। तो इनको चेंज करने के लिए प्राइवेट कंपनी में सभी मेंबर्स का एग्री होना और पब्लिक कंपनी के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन होना जरूरी है। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर होगा। नाउ अब बात करते हैं पॉइंट ई के बारे में, दैट इज नोटिस टू रजिस्ट्रार। कहते हैं अगर आपके कंपनी के आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस शामिल है, मेंशन है, तो इसके बारे में आपको प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में क्या है, रजिस्ट्रार को भी नोटिस देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट एफ, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स। तो ये पॉइंट अब ये कहते हैं जब आप अपनी कंपनी के आर्टिकल्स प्रिपेयर करते हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करते हो, तो उसको आपको उसी स्पेसिफाइड फॉर्म में ही प्रिपेयर करना है जो कि स्केड्यूल 1 के टेबल FGHI में जैसे दिया गया है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट जी, दैट इज अडॉप्शन इन मॉडल आर्टिकल्स। तो मॉडल आर्टिकल्स ना एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि कंपनीज एक्ट के तहत तैयार किए जाते हैं, लेकिन इस पॉइंट को पिंकी और एक लीगल एडवाइजर के कन्वर्सेशन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो सुनो इनकी बातचीत। अरे यार, अरे मेरी बात सुनो, मैंने ना XYZ प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाई है। अब ऐसा ऑनर मेरे को क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करने हैं। यार मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ये मॉडल आर्टिकल्स में जो स्पेसिफिक रूल्स दिए गए हैं, क्यों ना उनको मैं अपने आर्टिकल्स में मेंशन कर लूँ। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये सच में पॉसिबल है। आप मॉडल आर्टिकल्स में दिए गए रूल्स को अपने आर्टिकल्स में मेंशन कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। लेकिन अगर मेरे को लगा कि जो भी इस मॉडल आर्टिकल्स में रूल्स दिए गए हैं उसके अलावा अगर मैं अपने हिसाब से कुछ ऐड करना चाहूँ अगर, तो क्या मैं कर पाऊँगी? बिल्कुल, ये आपके पास राइट है कि मॉडल आर्टिकल्स में जो स्पेसिफिक रूल्स दिए गए हैं अगर आप उनको अपने आर्टिकल्स में मेंशन करना चाहते हो, आप कर सकते हो, बिल्कुल करो। लेकिन उसके अलावा आपके पास ये भी ऑप्शन है कि अगर आप कुछ और प्रोविजंस अपने हिसाब से भी ऐड करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं पॉइंट एच के बारे में, दैट इज रेगुलेशंस इन मॉडल आर्टिकल्स। अरे चलो पिंकी एंड चिंकी की बात सुनो और पॉइंट को समझो। अरे यार देख, मैंने ना अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवा ली है। यारो अब आप भी सुनो, अब मेरे को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार करना है, लेकिन मैंने कोई स्पेसिफिक रूल्स ही नहीं बनाए हैं, अब क्या होगा? अरे देखो, अगर आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं बनाते हो तो क्या, मॉडल आर्टिकल के बारे में तो सबने सुना है ना, बस मॉडल आर्टिकल के जो स्पेसिफिक रूल्स होते हैं ना, फिर वो ऑटोमेटिकली आपके आर्टिकल्स में अप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, मतलब अगर मैं कोई स्पेसिफिक रूल्स बनाकर कोई प्रोविजंस आर्टिकल में मेंशन नहीं करती हूँ तो मॉडल आर्टिकल्स के जो रूल्स हैं वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे, मेरे को वो मानने पड़ेंगे। हाँ, तो अगर खुद से रूल्स नहीं बनाने हैं तो मॉडल आर्टिकल के रूल ही मानने पड़ेंगे, है ना भाई? अच्छा ठीक है, लेकिन यार मेरे को एक और बात बताओ। देखो भाई, तुम लोग भी सुनो, अगर मॉडल आर्टिकल्स में दिए गए रूल्स मेरी कंपनी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली, नीड्स के अकॉर्डिंगली सही नहीं बैठे तब? अरे तब क्या, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम अपनी कंपनी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली, नीड्स के अकॉर्डिंगली अपने आर्टिकल्स को अमेंड कर सकते हो, उसमें प्रोविजंस को चेंज कर सकते हो। अच्छा, फिर सही है ना? हाँ। Now, next point is point I, that is exclusion for previous company law. एग्जाम्पल सुनो फ्रेंड्स, एक ना विंटेज XYZ लिमिटेड कंपनी थी, तो उसमें पता क्या हुआ, वो बनी थी 1960 में जा करके, जब कहते हैं 1956 एक्ट लगता था कंपनीज का। तो फिर वो कंपनी ने क्या करा, ऐसे सुनो, देखो अगर ये एक विंटेज कंपनी है ना, ये मैंने क्या बोला 1960 में बनी थी, जब कौन सा एक्ट लगता था, कंपनीज एक्ट 1956। तो इट मीन्स इस कंपनी ने जो भी अपने आर्टिकल्स में प्रोविजंस मेंशन की होंगी वो इस एक्ट के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली करी होगी, बोलो बिल्कुल। लेकिन क्या अब 1956 एक्ट लगता है? नहीं, अब कौन सा एक्ट है, 2013। तो कहते प्रीवियस एक्ट की फिर जो प्रोविजंस है ना, वो नया एक्ट आने से आउटडेटेड हो जाएगी, तो उसको चेंज करना आपके लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जब ये कंपनी ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 1956 एक्ट के अकॉर्डिंगली प्रोविजंस शामिल करी थी ना, तब मान के चलो, एग्जाम्पल ही है ये, मान के चलो इन्होंने अपने आर्टिकल्स में ये बात मेंशन करी थी
कि एनुअली साल में एक बार क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुआ करेगी, राइट। लेकिन सपोज करो फ्रेंड्स, मान के चलो, जस्ट मानो कि जब 2013 एक्ट आया ना, तो मान लो इस एक्ट ने ना इस बात की फ्रिक्वेंसी चेंज कर दी। ये कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलता है कि आपको एक साल में नहीं, एक महीने में एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करवानी ही होगी। लेकिन ये जो कंपनी है ये अपनी प्रोविजंस को इस नए एक्ट के हिसाब से चेंज नहीं करती है, तो यहाँ पर इसके ये जो इस एक्ट के हिसाब से प्रोविजंस हैं वो सही नहीं माने जाएंगे, वो वाइड माने जाएंगे। तो इसलिए क्या ज़रूरी है कि अपने न्यू एक्ट के अकॉर्डिंगली, उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली क्या है, आपको अपने आर्टिकल्स में जो प्रोविजंस हैं वो अपडेटेड करनी होगी, वो चेंज करनी होगी। अगर आप नहीं चेंज करते हो, आप प्रीवियस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली चलते हो, तो वो वाइड माना जाएगा, राइट। Let's talk about section number 6, that is acts to override memorandum, articles, etc. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। ये कहता है कि मान लो आपकी एक कंपनी है, कहते हैं आपकी कंपनी के मेमोरेंडम में, आपकी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, किसी एग्रीमेंट में, किसी बोर्ड ऑफ जनरल मीटिंग में, ठीक है, किसी भी रेजोल्यूशन में, चाहे कुछ भी लिखा है, कोई भी प्रोविजन शामिल है, लेकिन अगर कहते हैं वो जो प्रोविजन है वो कंपनी एक्ट 2013 के अगेंस्ट है, तो उस प्रोविजन को वॉइड ही माना जाएगा। फिर से मैं यही बोर्ड मीटिंग वाली एग्जांपल ही लेती हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो फ्रेंड्स मान के चलो ये जो XYZ कंपनी है ना, इसके AOA, इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पता क्या मेंशन है, ये बात शामिल है कि हर साल एनुअली क्या है बोर्ड मीटिंग हुआ करेगी, राइट। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 ये बोलता है कि एनुअली नहीं, हर मंथली क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग एक तो होनी जरूरी ही है। लेकिन ये जो XYZ कंपनी के ओनर्स है ना, ये इस प्रोविजन को मान नहीं रहे हैं जो कंपनी एक्ट 2013 बोल रहा है। ये कहते क्यों, हमारे आर्टिकल्स में तो लिखा है कि एनुअली होगी, तो हम तो एनुअली ही करेंगे, हम नहीं हर मंथ करेंगे। तो ये एक्ट क्या बोलता है, फिर आपकी इस बात को हम मानेंगे ही नहीं, ये वाइड मानी जाएगी। क्योंकि ये पॉइंट ये बोलता है, सेक्शन ये बोलता है कि न्यू एक्ट की जो प्रोविजंस हैं आपको उनको फॉलो करना कंपलसरी है। फिर आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हम मंथली नहीं करेंगे, हम तो एनुअली मीटिंग करेंगे, बिकॉज हमारे आर्टिकल्स में ये बात मेंशन है, ठीक है। कहते चाहे कोई प्रोविजन आपके मेमोरेंडम में मेंशन है, आपके आर्टिकल में मेंशन है, किसी भी अग्रीमेंट में मेंशन है, किसी स्पेशल रेजोल्यूशन में मेंशन है, किसी जनरल मीटिंग के थ्रू अग्री हुआ है, कुछ भी है, कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट में लिखा हो, वो बात साइड पे गई। अगर कंपनी एक्ट 2013 जो बोल रहा है आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा और अपनी पुरानी प्रोविजंस को आपको अपडेट करना ही पड़ेगा। तो ये था सेक्शन नंबर 6। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।